हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम शुरू करते हैं और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहली क्लास की मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं बेवजह का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पीडीएफ आपको मिल गई है। आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें, आपको वहाँ मिल जाएगी, प्रोवाइड करा दी गई है, पिन भी कर दी गई है। आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्लास की जो पहला चैप्टर था उसकी सारी पीडीएफ जो कंप्लीट एक सी पीडीएफ, मैंने अलग अलग में नहीं भेजी है, पूरी एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए भाई। ठीक है, बाकी कोई और परेशानी है तो व्हाट्सएप पे बताइए। पीडीएफ सर, पीडीएफ सर, पीडीएफ सर, टेलीग्राम डाउनलोड करोगे तब मिलेगी ना। फिलहाल दूसरे चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। ठीक है, विकास के सिद्धांत आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। हो सकता है आज हमारा ये दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो एक बार रिव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है बेटा। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमने बाल विकास की अवधारणा पढ़ ली है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और अभी तक 2 पढ़ लिए। आज हम बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास के होने वाले परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक पॉइंट बेटा अच्छे से समझते हैं। यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए उसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसे हाईलाइट करके, जिससे कि मैं उसको दूसरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि समान प्रतिमान प्रारूप का सिद्धांत। ठीक है, तो समान प्रतिमान प्रारूप का सिद्धांत क्या कहता है समझ लेते हैं। देखो, सभी में जो प्रतिमान यानी कि प्रारूप जो होता है, यानी कि मॉडल, सभी का जो मॉडल होता है वो एक जैसा ही होता है। जैसे कि सभी लोग, दुनिया के सभी लोग सबसे पहले कौन सी अवस्था में आएंगे? शैशवावस्था में आएंगे। ठीक है, फिर बाल्यावस्था में आएंगे। ठीक है, और फिर क्या आएंगे? किशोरावस्था में आएंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेरे पिताजी ने मुझे 10 किलो देसी घी खिला दिया और मैं डायरेक्ट कहाँ शैशवावस्था से किशोरावस्था पहुँच जाऊँ, या किशोरावस्था से शैशवावस्था पहुँच जाऊँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी का जो मॉडल होता है, प्रारूप होता है, वो एक ही जैसा होता है। सभी लोग क्या करेंगे? पहले शैशवावस्था से आएंगे, उसे गुजरेंगे, फिर बाल्यावस्था में पहुँचेंगे और किशोरावस्था में पहुँचेंगे। सभी लोग पहले क्या करते हैं? रोते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। सभी का प्रारूप मॉडल क्या होता है? एक ही होता है। सेकंड पॉइंट है आपका निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी कि वही निश्चित क्रम, यानी कि पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद हमारा है अविलोमीयता का सिद्धांत। देखो, विलोमीयता का मतलब होता है सीधा और अविलोमीयता का मतलब होता है उल्टा। अविलोमीयता का सिद्धांत का मतलब होता है विकास कभी उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 किलो घी खा के शैशवावस्था से किशोरावस्था में पहुंच जाऊं और फिर मेरा मन करे कि मैं बाल्यावस्था में पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपका। तीसरा पॉइंट है आपका निरंतरता का सिद्धांत, इसे मैं हटा देता हूँ। फिर क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, वही विकास जो होता है निरंतर, रोज़ डेली कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। जैसे कि आज मेरी क्रिकेट खेल के आया हूँ तो क्रिकेट का विकास हो गया, कल मैं फुटबॉल खेलूँगा तो फुटबॉल खेलने की क्षमता का विकास हो गया। इस तरीके से डेली विकास होता रहता है। ठीक, उसके बाद है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत के जनक कौन है? हमारे फ्रांसिस गाल्टन साहब हैं। कौन साहब हैं? फ्रांसिस गाल्टन। जब आगे चैप्टर आएगा उसमें बताऊँगा अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि यदि 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं फिर भी उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। ठीक है, तो कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं। असमान गति का सिद्धांत, बिल्कुल असमान गति का मतलब क्या होता है? इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ कि शैशवावस्था में क्या था कि जो मस्तिष्क का वजन था वो कितना था? 90% विकास हो गया था। बाल्यावस्था में क्या हुआ था? यही विकास 95%, जबकि किशोरावस्था में क्या हो गया था? यही विकास 100% हो गया था। यानी कि जो विकास है असमान गति से चल रहा है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर कम नहीं हुआ, यानी कि असमान चल रहा है। यानी कि असमान गति का सिद्धांत हमें ये सिखाता है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी आपका। अब कहता है कि सरल से जटिल का सिद्धांत। क्या कहता है सरल से जटिल का सिद्धांत? आपने देखा होगा, अगर पहले मैं इसकी इस तरीके से बताऊं, ये एक बीज है। बीज एक कैसी आकृति होती है? सरल आकृति होती है। लेकिन जब बीज से एक पौधा बनता है, ठीक है, बीज से एक क्या बनता है? पौधा बनता है। पौधा कैसी होती है? एक जटिल आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? जटिल। क्या बीज की तरह ही पौधा होता है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। बीज एक छोटी आकृति, सरल होती है। ठीक, अगर मैं इस दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि मादा अंडाणु और शुक्राणु से हमारा क्या बनता है? युग्मनज बनता है।
युग्मनज या जाइगोट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, युग्मनज बनता है। तो युग्मनज एक अंडे के जैसा होता है, यानी कि ये एक सामान्य संरचना होती है। लेकिन एक आदमी जब पूरा बनकर तैयार हो जाता है, ये एक जटिल संरचना होती है। क्या आप बताइए, क्या आदमी जो होता है अंडे की तरह ही दिखता है ना? नहीं दिखता है ना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं अंडे की तरह दिखता हो। तो ये जो होती है एक सरल आकृति होती है, ये एक जटिल, तो ये सरल से जटिल की ओर जाता है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट? बाकी अगर क्लियर नहीं होता कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। एक ही कण का सिद्धांत क्या कहता है? एक ही कण का सिद्धांत आपने देखा होगा, आपके घर में कोई बच्चा है, यदि वो यहाँ पर लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, उसके सामने कोई भी खिलौना डाल दो, तो वो क्या करता है, हाथ से पकड़ने की बजाय पूरे जिस्म को आगे बढ़ाता है। क्या करता है? पूरे जिस्म को आगे पकड़कर, यानी कि वो ये समझता है कि मैं अपना पूरा जिस्म बढ़ाऊंगा तभी इस वस्तु को पकड़ पाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वही बच्चा केवल हाथ से पकड़कर उसी चीज़ को उठा लेता है। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ हूं, मुझे पेन चाहिए हैं, तो मैं डायरेक्ट पेन उठाऊंगा हाथ से और अपने पास रख लूँगा। ठीक है, एक ही कण का सिद्धांत क्या कहलाता है कि शुरुआत में क्या होता है, बच्चा अपने पूरे जिस्म को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, केवल हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। ये होता है एक ही कण का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आया होगा एक ही कण का सिद्धांत? कोशिश पूरी की मैंने समझाने की। अगर यदि नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में या स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। बाकी है वर्तुलाकार, चक्राकार या चापाकार, इसे भी अच्छे से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ऐसा समझिए, कोई भी विकास जो होता है इस तरीके से चलता है और यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। मैंने बताया था परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्व हो जाता है। हर कोई भी इंसान हुआ, अपनी एक चरम, किसी भी चीज़ की एक चरम सीमा होती है, उसके बाद वो चरम सीमा जब पूरी हो जाती है तो विकास क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ने लगता है। यानी कि वर्तुलाकार, चक्राकार या चापाकार में कह सकता हूँ, कोई भी चीज़ परिपक्व होने के बाद नीचे आने लगती है। जैसे कि आपको मैं समझाऊँ, आपने बुज़ुर्गों को देखा होगा या अपने पास पड़ोस में या अपने खुद के घर में, जो हमारे दादा वगैरह थे, उनकी कमर क्या हो गई थी, झुक गई थी। यानी कि पहले वो सीधे थे, अब उनकी कमर कैसी हो गई थी, ऐसी हो गई थी। तो यानी कि जब परिपक्व होने के बाद विकास क्या होता है, वर्तुलाकार, यानी कि अपने आप में जब वो परिपक्व हो जाता है, उसके बाद से वो क्या है, नीचे की ओर आने लगता है। ये पॉइंट भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्यवाणी का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको समान प्रतूप, निश्चित और निरंतरता का सिद्धांत बताया, जब ये पॉइंट आपके हुए, इसी से भविष्यवाणी का सिद्धांत निकल के आया है। मैं भविष्यवाणी का मतलब ये वो नहीं है जादू टोना। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि मैं अभी बैठे बैठे ये बता सकता हूँ कि जो आने वाला बच्चा है वो पहले रेंगेगा, चलेगा, फिर दौड़ेगा। यानी कि मैंने भविष्यवाणी कर दी, पहले बच्चा शैशवावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा। भविष्यवाणी कर दी निरंतरता के सिद्धांत से, निश्चित क्रम का बता दिया मैंने, और एक प्रारूप बता दिया आपको। तो भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं, इसलिए भविष्यवाणी का सिद्धांत। ये पॉइंट क्लियर? वर्तुलाकार वही मैंने बता दिया। सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल कोई भी आकृति अपने आप में क्या होती है, सामान्य होती है, बाद में विशिष्ट होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था आपको अंडे का, और एक दिया था बीज का और एक पेड़ का। ठीक है, ये एक सामान्य आकृति होती है, पेड़ एक जटिल यानी कि विशिष्ट आकृति होती है। ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट और रह गए हैं। शिरोन्मुखी, यानी कि शिरोन्मुखी का मतलब होता है सर से पैर की ओर। क्या है? सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर। विकास जो होता है बेटा सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, बाहर से, मध्य से, अंदर से बाहर की ओर होता है। ठीक है, सिफेलोकॉडल क्या है, ये यही इंपॉर्टेंट शब्द है। सिफेलो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। लैटिन में सिफेलो का मतलब होता है सिर, और कॉडल का मतलब होता है धड़ के नीचे का हिस्सा, यानी कि सर से पैर। ये हो गया, सर से पैर की ओर होता है। मध्य से बाहर की ओर का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसका पहले सीना बनेगा, फिर ये बाजू बनेगा, फिर ये वाला उंगलियां बनेंगी, तभी तो अंगूठा बनेंगी, छोटी छोटी उंगलियां बनेंगी। तो यानी कि मध्य से बाहर की ओर का सिद्धांत। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी क्लास शुरू होते हुए, जिसमें मैंने वुडवर्थ को लिया था। विकास, वंशानुक्रम, वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अभी। नेक्स्ट फिर से बता देता हूँ। जैसे कि वंशानुक्रम का मतलब हुआ कि हमें ये पता है कि कोई बच्चा पेट में है, तो हमें पता है कि ये बच्चा ये क्या है, दौड़ेगा ज़रूर, या ये सब कि कोई भी सवाल कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये सवाल जल्दी करेगा या देर में करेगा। ये कौन डिपेंड करता है, ये वातावरण डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा किस वातावरण में है। ठीक है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है चलना, तो ये भी वातावरण ही डिपेंड करता है। यदि मैं इस तरीके से ना समझाऊँ, दूसरे तरीके से समझाऊँ कि एक बीज है और मैं एक
इस बार किसान जो है बहुत ही अच्छे तरीके का और बिल्कुल एक A1 क्वालिटी का बीज लाया है, लेकिन फिर तब क्या हो जब उस साल बारिश ही ना हो, तो वातावरण डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक टॉपिक और है, टाइम हमारे पास है, उसे भी कवर कर लेते हैं। इसे भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। देखो, हरलॉक ने विकास से होने वाले 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। नवीन आकृति या आदतों का जन्म, ठीक है, पुरानी आकृति या पुरानी आकृति का विलोपन, अनुपात में परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन। एक एक को जल्दी से समझ लेते हैं। नवीन आकृति, नवीन आकृति का मतलब होता है बेटा, नवीन आकृति का मतलब होता है जैसे दूध के दांत। अभी हमने देखा कि बच्चे के मुंह में दांत नहीं है, कुछ दिन के बाद देखा दांत आ गए, यानी कि नवीन आकृति आ गई। आदतों का जन्म क्या होता है, बच्चा रेंग रेंग कर चलता है, हाथ पैर पटकता है, ये सब किस में आ जाता है, नवीन आकृति एवं आदतों का जन्म हो जाता है। दूसरा, पुरानी आकृति और पुरानी आकृति का विलोपन हो जाता है। पुरानी आकृति का मतलब ये है जो दूध हमारे स्थायी दांत बच्चे के निकले थे, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, स्थायी दांत चले जाते हैं, दूध के दांत आ जाते हैं, यानी कि दूध के दांत आने पर पुरानी आकृति का विलोपन हो जाता है। जैसे कि जो बच्चा रेंगता था, अब रेंगना उसका बंद हो गया, अब वो क्या चलना है, चलना उसका शुरू हो गया, और रेंगने की आदत का गायब हो जाना हो जाता है। अनुपात में परिवर्तन का मतलब ये होता है, शुरुआत में आपने देखा होगा सिर जो होता है अन्य अंगों के अनुपात में क्या होता है, ज़्यादा भारी होता है। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में बच्चा हम गोदी लेते हैं तो उसका सिर क्या होता है, इधर उधर भागता रहता है, और बड़े लोग कहते हैं बेटा इस पर सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, वरना सिर में झटका आ जाएगा। बाद में क्या होता है, वही सिर क्या होता है, हाथ पैर के सिर के अनुपात में ज़्यादा भारी, बाद में जो हाथ पैर होते हैं सिर के अनुपात में क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं। बाद में ये लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन, आपने देखा होगा बाल्यावस्था के अंत तक लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो बालक शिशु होता है उसमें उसका विकास धीरा होता है। अचानक किशोरावस्था में पहुंचने पर उसकी वृद्धि, यानी कि आपने देखा होगा अचानक लंबाई बढ़ जाती है ना, इस तरीके से। एक चीज़ और रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो और देख लेते हैं। तो ये चैप्टर लास्ट हो चुका है आपका, तो आज आपका सेकंड चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। इसकी PDF भी ये वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आपको क्या है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विकास का अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया था, और उनका मानना था कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। यदि हम विकास धनात्मक ऊपर जाता है तो हमारा विकास अधिगम भी ऊपर जाता है, और यदि अधिगम या विकास में से कोई भी एक चीज़ नीचे आती है तो वो भी नीचे आ जाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। बाकी विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय रॉबर्ट एविंग हॉर्स्ट ने दिया था, ठीक है बेटा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके, मैंने इसलिए लिख दिए। बाकी थर्ड चैप्टर आपका कल से शुरू होगा।